हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैथ्स पेडागोजी आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो आज की मैराथन रहेगी आपके लिए। मैथ्स पेडागोजी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी मैथ्स पेडागोजी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी पेडागोजी जितनी भी आपकी मैथ्स, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो देखिए, पहले मैं आपको कंटेंट करवाऊंगी, ठीक है। तो आपकी, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी पूरी पेडागोजी यहाँ पर कवर हो जाएगी। पहले मैं आपको देखो कंटेंट बताऊंगी पूरा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स पेपर वन के और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स पेपर 2 के पेडागोजी के, ठीक है। और देखिए, उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर भी कुछ लगा लेंगे पेडागोजी को लेकर के। लेकिन आज की मैराथन वीडियो में आपके लिए रहेगा कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर, जिससे आप जो है कंटेंट को अच्छे से समझ पाएँ कि आखिर में जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से, यानी कि मैथ यानी गणित की जो प्रकृति है, यानी नेचर होता है वो क्या है। देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, हमें उसका नेचर, अगर हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, यानी कि लॉजिकल होती है। आप गणित में क्या करते हैं, हम तर्क करते हैं कि अगर 2+3 है, मान लीजिए प्लस करके माइनस में इतना आया है, इसको डिवाइड करके इतना आया है तो क्यों आया है, इसको मतलब जैसे लाभ हानि के क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इतना प्रॉफिट क्यों हुआ, इसको इतना लाभ क्यों हुआ यहाँ पर। तो ये तर्क करने की प्रवृत्ति जो है गणित में पाई जाती है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। गणित किस किस का विज्ञान है? नंबर का, मेजरमेंट का। गणित में मेजरमेंट भी होता है, मापते हैं, ठीक है। गणित में पढ़ते हो ना, मीटर, सेंटीमीटर, 1 किलो दूध, ठीक है, 1 किलो आलू, इस तरीके से पढ़ते हो ना। मेजरमेंट, मात्रा भी आती है। दिशा यानी कि डायरेक्शन भी आती है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो। तो ये मैथ से ही तो डिसाइड होता है। गणना, कैलकुलेशन जितनी भी हम करते हैं वो सब क्या है, गणित से ही होता है। तो गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गणित सटीकता के साथ चलता है, बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। अगर देखिए 3+2=5 होता है तो होता है, ये एक्यूरेट है। आप 3+2 को कहीं कभी भी 7 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो गणित कैसा होता है? सटीकता के साथ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गणित एक क्रम में चलता है। किस में चलता है? एक क्रम में चलता है। जैसे कि आप पहले नंबर सीखोगे, फिर उसके बारे में नंबर को जोड़ना घटाना सीखोगे, फिर आप उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करना सीखोगे। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट क्लास में ही आपको लाभ हानि के जो है क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे करने के लिए, आप उनको आपको जो है सॉल्व करने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। आप क्रम से पढ़ते हो मैथ को। मैथ एक किस में चलता है? क्रम में चलता है। फिर धीरे धीरे जाकर मैथ्स क्या होता है, एक हाई लेवल पर पहुंचता है। नेक्स्ट, गणित निगमनात्मक सूत्र पर आधारित होता है। देखिए, 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है आगमनात्मक, दूसरा होता है निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है अ, आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, और निगमनात्मक सूत्र को बोलते हैं हम डिडक्टिव रूल। तो आगमनात्मक का मतलब होता है जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। किससे? उदाहरण से नियम की ओर। और निगमनात्मक का मतलब होता है जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। किसकी ओर? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो गणित में देखिए, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो अदर सब्जेक्ट होती हैं वो आगमनात्मक पर जाते हैं। जैसे उदाहरण देके आप समझाते हो, इंग्लिश समझाओगे एक्सप्लेन करोगे, उदाहरण देके समझाओगे, हिंदी समझाओगे उदाहरण देके समझाओगे। लेकिन मैथ्स में अगर देखिए कोई क्वेश्चन है और उसको अगर a+b का फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप किसी क्वेश्चन को, अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये किस पर आधारित है? निगमनात्मक सूत्र पर। अब देख लेते हैं एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी होती है फुल फॉर्म। तो एनसीएफ 2005 है, उसके कुछ, उसने जो है मैथ्स के बारे में उसने जो है अपने कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी ज्ञान है, उसको किस तरीके से स्कूल्स में जो है पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यालय में किस तरीके से ज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं उसने क्या क्या पॉइंट बताए थे। तो पहला पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं उन्हीं पर डिपेंड है। आप देखिए,
जो नॉलेज आप बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप स्कूल के बाहरी जीवन से अगर आप उसको जोड़ोगे, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा। और आप सिर्फ वो अपने ही में लगे हो, जो भी उसमें लिखा है बुक्स में वही लगे हो, तो बच्चा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। उसको रटाना नहीं है, उसको समझाना है, ठीक है। तो रोट लर्निंग को तो बिल्कुल क्रॉस किया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। मैंने अभी बताया आपको टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बच्चे पर डिपेंड होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार जो है पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चा किस में इंटरेस्ट लेना है उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार की जो भी आप एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, जो भी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उसको हम अलग अलग एक्टिविटी से उसको जोड़ना चाहिए, जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप जो है मान लीजिए आप साइंस में प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बच्चों को फील्ड्स में ले जाकर प्लांट्स को दिखा सकते हो, कुछ एक्टिविटी करवा सकते हो उनसे, है ना, पेड़ वगैरह लगवा सकते हो अगर प्लांट्स के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो तो, है ना। इसी तरीके से आप मैथ्स से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटी करवा सकते हो ना। तो बच्चों अगर गतिविधि यानी कि एक्टिविटी से आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और बच्चे पढ़ने के प्रति उनकी जो रुचि है वो जागृत कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी कि वो जिस नेशन में जिस भी देश में रह रहे हैं उसके प्रति क्या करें, उसके प्रति हमेशा समर्पण रहें, उसके प्रति रहें कि हाँ हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये गणित की भाषा महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कि गणित के कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर ये जितने भी मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए एनसीएफ 2005 को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, ठीक है। एक तो रोट लर्निंग नहीं करानी है, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी, छात्र केंद्रित होनी है, विद्यालय में एक्टिविटी होनी चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी होने चाहिए। ऊपर मैंने आपको इसकी प्रकृति देखो, आपको पता होनी चाहिए गणित की प्रकृति होती है निगमनात्मक और तार्किक होती है और निगमनात्मक सूत्र पर आधारित होती है, सटीकता के साथ चलता है गणित, ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूमरल। न्यूमरल यानी कि अंक क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये एक नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता है, किसी भी सिंबल या नंबर को दर्शाता है। जैसे 53 है तो इसमें 5 एक अंक है, एक अंक 3 है। अब 7 है, 7 भी क्या है, 7 एक न्यूमरल है और नंबर भी है। तो इसी तरीके से हम न्यूमरल क्या होता है, अंक क्या होता है, तो वो जस्ट एक सिंबल होता है, एक नंबर को दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है गणित के बारे में। तो गणित की जो भाषा है वो सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि देखिए पहले से ही बच्चों को जो है मैथ्स से इतना डर लगता है, तो जो मैथ्स की लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी वे में होनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है मैथ्स से डरे ना, उसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, बोधपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट, गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया जब आप बच्चों को उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओगे ना तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप पढ़ना चाहिए। अब देखिए 3rd क्लास का बच्चा है और आप उससे क्वेश्चन करवा रहे हो 5th क्लास के, तो वो कर लेगा, नहीं करेगा ना, नहीं कर पाएगा ना। तो उसके मेंटल लेवल भी आपको समझना है कि वो क्या, उसका मेंटल लेवल कितना है, वो कितना कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एग्रीगेशन और दूसरा होता है ऑगमेंटेशन। एग्रीगेशन को बोलते हैं हम समुच्चयन और ऑगमेंटेशन को बोलते हैं हम संवर्धन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए। तो देखिए जब दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम एग्रीगेशन। क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे हमने 2 पेन और 2 पेन ले लिए तो कितने पेन हो गए, 4 पेन। लेकिन ऑगमेंटेशन क्या होता है, जब एक चीज़ को हम बढ़ा देते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करते, जब उसमें हम बढ़ा देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन। जैसे जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, दूध बढ़ जाता है। जैसे 1 लीटर आप दूध लेकर आए, उसमें आपने आधा लीटर पानी मिला दिया तो दूध कितना हो गया, 1.5 लीटर हो गया, यानी कि दूध पहले से बढ़ गया। आप मान लीजिए आपने 1 कप चाय बनाई, आपने उसमें आधा कप जो है दूध और डाल दिया, तो जो है कितना, 1.5 कप चाय बन जाएगी, यानी कि आपने बढ़ा दिया। और जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो 2 आपका पेन हो, चाहे वो 2 बुक्स हो, तो वो कितना, वो क्या होता है हमारा समुच्चयन, यानी जोड़ना समुच्चयन और किसी चीज़ को बढ़ाना संवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं पूछा जाता है, ये अदर्स सब्जेक्ट की भी पेडागोजी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो बहुत ही ईजी है। मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, यानी इसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस और बंद अंत को बोलते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बहुत ईजी है। देखिए क्या होता है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, कितना होता है, जिनका उत्तर केवल एक होता है यानी वो एक पर ही बंद हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या कहते हैं, बंद अंत प्रश्न। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 में 3 जोड़ दो, तो आप क्या बताओगे, 8 ही तो बताओगे। आप ये तो नहीं कहते कोई 5 को 3 से जोड़ने पर, कोई कहते मान ली मैं 4 बच्चों से पूछती हूँ कि बताओ 5 और 3 को ऐड करने पर क्या आएगा, तो सभी मेरे को 8 ही बताएंगे, कोई 9 या कोई 10 या कोई 4 नहीं बताएगा, यानी अलग अलग आंसर मुझे नहीं मिलेंगे, एक ही उत्तर मिलेगा मुझे। तो जिसका केवल एक ही उत्तर होता है क्वेश्चन का, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि बंद अंत प्रश्न। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होता है ओपन एंडेड। जिन प्रश्नों के उत्तर एक से ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड, यानी कि मुक्त अंत प्रश्न। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, ठीक है, तो देखिए मैं अगर 2-3 बच्चों से पूछती हूँ तो एक मुझे बताएगा 4 + 4, 2 संख्या बता दी उसने, 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। एक ने बता दिया मुझे 6 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। एक ने बता दिया मुझे 7 और 1, इसको जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो मुझे इसके अलग अलग आंसर मिले, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा होते हैं वो हमारा होता है मुक्त अंत प्रश्न। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी सिर्फ आपको मैथ्स में नहीं मिलेगा, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। यानी कि रचनात्मक को बोलते हैं हम फॉर्मेटिव, योगात्मक को बोलते हैं समेटिव और निदानात्मक को बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव टीचिंग क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी के दौरान या उससे पहले होता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव। यानी कि आपने मान लीजिए आज पढ़ाया फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ाया और उस बीच में ही आपने कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछ लिए, तो वो रहेगा आपका रचनात्मक आकलन। या फिर आप फ्रैक्शन पढ़ाने गए और उससे पहले आपने फ्रैक्शन के बारे में बच्चों से पूछा कि ये जानने के लिए कि उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो वो हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा समेटिव, यानी कि योगात्मक आकलन। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया मान लीजिए, ठीक है, आज आपने कुछ पढ़ा दिया और फिर 1-2 दिन बाद आपने पूछा, यानी टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद आपने पूछा, तो ये हमारा होता है योगात्मक आकलन। डायग्नोस्टिक क्या होता है, तो डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक आकलन। देखिए डायग्नोस यानी कि डॉक्टर से रिलेट करो इसको। डायग्नोस का मतलब हो गया किसी चीज़ का निदान करना, जैसे डॉक्टर हमारी किसी बीमारी का निदान करता है, वैसे ही हम जो है इसमें क्या करते हैं, स्टडी से रिलेटेड है ये। इसमें हम सिर्फ जो है कारणों और समस्याओं की पहचान करते हैं कि बच्चा अगर किसी चीज़ को नहीं सीख रहा है तो उसका क्या कारण है, उसकी क्या समस्या है, किस वजह से जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें उस समस्या का क्या करना है, पहचान करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्राइमरी स्टेज में यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए पहले को छोड़ दीजिए, पहले आप अदर पढ़िए, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, नॉर्मल गलतियों को पहचानना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक की स्थिति, कि अगर आपको ग्रेड या रैंक ऐसा कुछ मिल जाए कि बच्चों को रैंक देने के लिए कर रहे हैं या बच्चों को ग्रेड देने के लिए, तो ऐसा ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। अब देखिए हमें सेकंड भी सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमको जो है ऑप्शन चूज़ करना होता है सबसे बेस्ट जो हमको लगता है। तो देखिए इसमें हमें सबसे बेस्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, यानी कि वो लर्निंग में क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, और कमियों यानी उनके गैप को पहचानना, टीचिंग में क्या कमी हो रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबेकस के बारे में। ये देखिए कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो अबेकस क्या होता है, अबेकस को हम बोलते हैं गिनतारा। क्या बोलते हैं, गिनतारा। तो देखिए बस यही पूछा गया कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बस पढ़ लेते हैं हम। इसका जो यूज़ है, इसका उपयोग है बेसिक गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और प्लस और माइनस सिखाने के लिए किया जाता है। प्लस
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सिखाने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान और अंकीय मान सिखाने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है गिनतारा, ये दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? यानी कि जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए, जो छात्र या जो स्टूडेंट देख नहीं सकते हैं उनके लिए होता है अबेकस। गिनतारा के माध्यम से ही वो सीखते हैं। ठीक है, यानी कि उसको वो टच कर करके सीखते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गिनतारा का यूज़ हम करते किसके लिए हैं। तो पहली पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए होता है। दूसरा, इसका यूज़ बेसिक गिनती के लिए होता है कि गिनतारा है मतलब गिनती। ठीक है, गिनती सिखाने के लिए, प्लस माइनस के लिए और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जियो बोर्ड की टाइप। तो जियो बोर्ड क्या होता है? तो इसका यूज़ बेसिक ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति सिखाने के लिए किया जाता है। बेसिक ज्यामिति कैसी? 2D शेप्स जो होती हैं। देखिए 2D शेप्स क्या होती हैं? ध्रुवमीय आकृतियाँ बोलते हैं हम हिंदी में। तो वो आकृतियाँ जिनमें केवल जो है लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी ओनली लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसको हम कहते हैं 2D शेप्स। ठीक है, ये भी आपसे एक बार पूछ लिया गया था, 2D शेप्स और 3D शेप्स बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2D शेप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आयत में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, स्क्वायर में भी लंबाई चौड़ाई होती है, सर्कल, ये सभी आपकी क्या है? द्विमीय आकृतियाँ हैं। तो जियो बोर्ड का उपयोग हम 2D शेप्स के लिए करते हैं, 2D शेप्स सिखाने के लिए करते हैं। और ये भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम ग्राफ पेपर। देखिए यहाँ से इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया ग्राफ पेपर से। तो ग्राफ पेपर का यूज जो हम किसके लिए करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं हम डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या को सिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो डॉट पेपर। देखिए इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो डॉट पेपर का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? तो इसका यूज़ करते हैं हम बेसिक ज्योमेट्री या इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए। किसके लिए करते हैं? बेसिक ज्योमेट्री और इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? सिमेट्री यानी सममिति के लिए भी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि सममिति यानी सिमेट्री सिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हम करते हैं डॉट पेपर का। ठीक है, डेसिमल नंबर सिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम ग्राफ पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैन हिले का ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। यहाँ से आपका हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मैथ्स पेडागोजी में। देखिए मैथ्स पेडागोजी पूछी जाए और वैन हिले का आपका सिद्धांत ना पूछा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो देखिए इस सिद्धांत को सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत किसने दिया। सबसे पहला तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ज्यामितीय स्तर का जो सिद्धांत होता है ज्योमेट्रिकल लेवल का, तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था वैन हिले ने। ठीक, अब देखिए इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं, यानी कि ज्यामिति कैसे सीखते हैं। ठीक, इसके लिए इन्होंने क्या बताया था? 5 स्टेजेस बताई थी। ठीक, कितनी स्टेज बताई थी? 5 अवस्थाएं बताई थी। और लेवल 4 थे। लेवल 4 कैसे थे? इन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4। तो देखिए अगर आपसे पूछा तो लेवल 4 हो गए, स्टेज आपकी 5 हो गई, 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो। ठीक, अब हम एक एक को समझ लेते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा गुणों के आधार पर जो है वर्गीकरण करना सीख गया है, तो बताइए वो कौन से स्तर पर है। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। और लेवल 1 का नाम भी पूछ सकता है, लेवल 0 का नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे लेवल पता होने चाहिए। तो लेवल 0 को समझते हैं हम, यानी स्टेज 1 को। विजुअलाइजेशन, जिसका नाम क्या है? विजुअलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्षुषीकरण। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब ही होता है देखकर। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि बच्चे इसमें सिर्फ चीज़ों को देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। जैसे कि उन्होंने समोसा देखा तो उन्होंने उसकी इमेज बना ली कि समोसा कैसा होता है? त्रिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना होता है। ठीक है, और फिर वो उसी के अनुसार चीज़ों को क्या करता है? क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है। वही अगर उसको तिकोनी कोई और भी चीज़ दिखेगी ना, तो वो क्या कहेगा कि ये समोसे के अकॉर्डिंग ही आएगी। रोटी गोल होती है तो वो कोई और चीज़ गोल देखेगा तो उसको तुरंत उसका क्लासिफिकेशन कर देगा कि ये वाली चीज़ गोल है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल 1 ये है एनालिसिस, यानी कि इसको बोलते हैं हम विश्लेषण। अब देखिए बच्चे ने चीज़ों को देखकर इमेज बनाना सीख लिया। अब बच्चा क्या सीखेगा? इसमें बच्चा उनके गुणों के आधार पर क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है।
यानी कि जैसे रोटी सर्कल, ठीक है, यानी कि वो धीमे धीमे जो है शेप्स यानी आकृतियों को क्या करना, पहचानना शुरू कर देता है कि रोटी गोल होती है तो हमारा जो वृत्त होता है वो कैसा होता है, रोटी जैसा होता है। इस तरीके से वो उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे गुणों के आधार पर कौन से स्तर पर आता है तो वो आता है लेवल 1 यानी एनालिसिस स्तर पर। ठीक, इसमें बच्चा क्या करता है, नाम जानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट लेवल है हमारा लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, यानी कि उनकी समानताओं के आधार पर। जैसे कि आयत में और स्क्वायर में, यानी कि आयत और वर्ग में। अब देखिए आयत में क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, स्क्वायर में भी लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वो इस तरीके से इनमें समानताएं ढूंढने लग जाता है, संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आया था कि उस स्तर को बताइए, उस लेवल को बताइए जिसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो वो हो जाएगा हमारा लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल डिडक्शन लेवल 3 औपचारिक। इसमें बच्चा शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, यानी कि वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब वो क्या करने लगता है, ढूंढने लगता है, याद करने लगता है। ठीक, नेक्स्ट लेवल 5 है जो कि सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और लेवल 4 का नाम है राइगर, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें क्रिएट करने लगता है। तो जब खुद से चीज़ें क्रिएट करेगा तो ये एक उच्च लेवल का हो गया। और देखिए ये लास्ट वाला जो लेवल है ना, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। रेयर केस में हो सकता है अभी तक एक आध क्वेश्चन पूछ लिया हो, अदरवाइज जो आपके 4 लेवल हैं इनसे ही क्वेश्चन, आगे के 3 लेवल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चौपड़, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टेसलेशन यानी कि टाइलिंग। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो इसमें बच्चों को 2D 3D शेप्स की नॉलेज कराई जाती है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, देखिए इसमें किसकी 2D और 3D दोनों शेप्स की करवाई जाती है। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ 2D का था। किसमें, अभी मैंने आपको बताया ना, 2D शेप्स का आपको सिर्फ जियो बोर्ड में देखिए सिर्फ 2D शेप्स का करवाया जाएगा, और ये जो आपका चौपड़ है इसमें 2D और 3D दोनों शेप्स का करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जियोजेब्रा की। किसकी, जियोजेब्रा की। तो जियोजेब्रा क्या है, तो ये एक कंप्यूटर या फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है। तो जियोजेब्रा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिस पर ज्योमेट्रिक शेप्स का ज्ञान कराया जाता है। कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को ज्यामिति जो भी आकृतियाँ होती हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सभी की नॉलेज दी जाती है, चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो। 3D वो होती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे शंकु हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है, 3D शेप है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 10 ग्राम की। तो 10 ग्राम क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकृति की जानकारी दी जाती है। किसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से दी जाती है, तस्वीर के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा पहेलियों तथा खेल के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं। कितनी, 7 होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, क्या होता है 10 ग्राम में, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी पिक्चर के माध्यम से दी जाती है, और इसमें बच्चा पहेलियों और खेल के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं डीन्स ब्लॉक। डीन्स ब्लॉक क्या होता है, तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्या सिखाने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा मैथ्स में, बॉड मास रूल, जो कि मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, उसमें मैंने कई बार बताया हुआ है। तो इसमें से सिर्फ आप B और O को हटा दीजिए, तो DMAS 4 टर्म आपके पास बचेंगे। ठीक है, तो डीन्स ब्लॉक का जो यूज है वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के लिए होता है। प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। 10 ग्राम और डीन्स ब्लॉक से स्थानिक समझ विकसित होती है। इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है, यानी कि भिन्न की जानकारी भी इसमें दी जाती है। ठीक है, स्थानिक समझ यानी कि स्थान से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया 2D शेप वो होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। 3D शेप्स वो होती हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, स्फीयर यानी कि गोलार्ध। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं 2 टर्म के बारे में जो जिनसे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ शायद पेपर 2 में पूछा गया है मे बी।
आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। कार्डिनल संख्याएं क्या होती हैं और क्रम सूचक क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्डिनल संख्याएं संख्या के बारे में बताती हैं और क्रम सूचक संख्या किसके बारे में बताती हैं, स्थान के बारे में बताती हैं। तो कार्डिनल संख्या किसके बारे में बताती हैं, क्रम के बारे में, यानी कि सॉरी संख्या के बारे में। जैसे मेरी चौथी टीम, मेरा फोर्थ टीम, 4 टीम है। कितनी टीम है हमारी इस गेम में, कितनी टीम है, 4 टीम है। इस गेम में कितने बच्चे खेलते हैं, मतलब फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो नंबर यानी संख्या के बारे में बताती हैं, वो होती हैं कार्डिनल। क्रम सूचक यानी कि जो किसके बारे में बताती हैं, स्थान के बारे में बताती हैं। जैसे कि मैं जो है दूसरे फ्लोर पर रहती हूँ, यानी कि दूसरी मंजिल पर रहती हूँ, तो एक स्थान हो गया। वो चौथे अध्याय पर है, ये भी एक स्थान हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम सूचक स्थान के बारे में और कार्डिनल संख्या संख्या के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कुछ टर्म्स और। जैसे कि पहला टर्म है हमारा एक्सियम, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सियम को बोलते हैं हम अभिग्रहित, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच मान लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। यानी कि जिसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे 2 + 2 = 4 कैसे होते हैं, तो हम उसको कोई प्रूफ थोड़ी ना देंगे, भाई ये तो होता है, मैथ्स है, ठीक है। अब कोई कहे हमसे 3 × 3 = 9, अभी कैसा हो, तो इसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सियम है। तो वो स्टेटमेंट जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारा होता है एक्सियम। नेक्स्ट होता है कंजेक्चर, जिसको हम बोलते हैं अनुमान। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच यानी प्रूफ करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं कंजेक्चर। अभी देखिए एक्सियम के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, कंजेक्चर के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट है थ्योरम। तो जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाती है, थ्योरम कहलाती है। यानी कि कंजेक्चर के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रूफ की ज़रूरत होती है। और अगर वो प्रूफ हमें मिल जाता है, वो चीज़ सिद्ध कर दी जाती है, प्रूफ कर दी जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, थ्योरम कहलाती है। आई होप कि ये तीनों टर्म्स आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं पेमिला लीबैक थ्योरी। तो उसका यूज़ किसके लिए होता है, तो वो देख लीजिए। तो 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेमिला लीबैक थ्योरी का यूज़ करते हैं। किसके लिए, 1/2, 1/3, 1/4 वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने लैंग्वेज और मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है ELPS थ्योरी। किसने दी थी, तो ये दी थी पेमिला लीबैक ने। ELPS, E से मतलब है यहाँ पर एक्सपीरियंस, L से मतलब है लैंग्वेज, P से मतलब है पिक्चर और S से मतलब है सिंबल। ये थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, एक्सपीरियंस मतलब सबसे पहले हमें मूर्त चीज़ें लेनी है। यानी कि मूर्त से मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को, जैसे आप कुछ भी हो आपके सामने, जो भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं वो आपका हो गया मूर्त। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, यानी कि बोलेंगे, लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम, ठीक। फिर उसको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, यानी कि उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में हम उसका एक क्या कर देंगे, साइन बना देंगे और उसका एक चिन्ह निर्धारित कर देंगे कि इस चीज़ को हम इससे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ पैटर्न। देखिए आपने पैटर्न देखे होंगे, रीजनिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे 1 + 2 + 3, तो आगे क्या आएगा, इस टाइप की सीरीज़। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने अभी वीडियो अपलोड की है PYQs की, मैथ्स की, उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया भी है, ठीक है। तो ये हम ये पढ़ेंगे कि जो पैटर्न होते हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, किससे, मानसिक, ठीक है। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है। और इससे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। कैसे आती है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपनी खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ करता है, खुद के लॉजिक लगाता है कि इस जगह पर क्या आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो इससे बच्चों में क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम क्या करते, दिमाग में तो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, इस जगह क्या आना चाहिए, और ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग आती है इससे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं गणित की मूलभूत संरचनाएं। तो गणित की मूलभूत संरचनाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। पहली हमारी बीजगणितीय संरचना, कौन सी, बीजगणितीय। इसमें क्या होता है, बेसिक अलजेब्रा आती है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, डिवाइड करना, भाग करना, इस तरीके से। ये बीजगणितीय संरचना हो गई। दूसरी हमारी क्रमिक संरचना। क्रमिक में क्या होता है, इसमें से बड़ा या छोटा वाला कॉन्सेप्ट आता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा तल रूप संरचना, जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। इसमें सीमा, समीपता और निकटता के कॉन्सेप्ट आते हैं। कौन से, सीमा, समीपता और निकटता के। ये आपको पता होना चाहिए, तल रूप वाला पूछा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीन पियाजे का मैथ्स, यानी कि जीन पियाजे ने मैथ्स के बारे में क्या कहा था। तो जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चा है सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना, उसके बाद लंबाई का, फिर वजन का और लास्ट में वॉल्यूम यानी आयतन का संरक्षण करना सीखता है। ठीक है, तो जीन पियाजे सबसे पहले क्या सीखता है, संख्याओं के बारे में, फिर लंबाई के बारे में, फिर वजन के बारे में और फिर आयतन का संरक्षण करता है। इन्होंने प्रपोजनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया। किसका, प्रपोजनल रीजनिंग का। इसमें बच्चा क्या करता है, छोटे बड़े के बारे में तो जानता है, लेकिन वो क्या करता है, ये नहीं बता पाता है कि कौन कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रपोजनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नॉलेज के एरिया में इनका क्या स्टेटमेंट था, ज्ञान के संदर्भ में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना, वो क्या है पढ़ लेते हैं। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा अपने मन में करता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आते हैं क्योंकि इनकी जो रचना है बच्चा अपने मन में करता है। और इन्होंने एक बात और कही थी, वो क्या कही थी कि जो संख्याएं हैं बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। तो रामानुजम है, ठीक है, एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने एक संख्या दी थी जिसका नाम है 1729। क्या नाम है, 1729 संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक और थ्योरी। अभी हमने पढ़ी थी पलीमा-लीबेक की थ्योरी, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ज्यामिति स्तर का चिंतन पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जॉल्टन डीन्स के बारे में। जॉल्टन डीन्स ने क्या कहा था, तो ये मैथ्स में खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। किसमें, खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख जाते हैं। इनका मानना ये था कि जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में ज़्यादा जो कठिन गणित होता है, मैथ्स होता है, उसको सीख जाते हैं बजाय बड़ी उम्र के। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो कितने सारे टेबल्स उनको याद हो जाते हैं। आप उनसे कहोगे तो 20, 30, 40 तक वो टेबल्स याद कर लेते हैं, है ना। और जब आप बड़े हो जाते हो ना तो फिर आप उतने टेबल्स नहीं याद रख पाते हो। तो यही इन्होंने कहा था और इन्होंने सीखने के 4 सिद्धांत बताए थे। कितने, 4 सिद्धांत बताए थे, जिसकी ट्रिक है DPMC। याद रखने की ट्रिक है ये DPMC। डी से मतलब है डायनामिक यानी कि गतिक नियम, और पी से मतलब है परसेप्चुअल यानी कि बोधात्मक परिवर्तनशीलता, परसेप्चुअल चेंज। ठीक है, और थर्ड है हमारा गणित परिवर्तनशीलता यानी कि मैथमेटिकल चेंज, और लास्ट है हमारा रचनात्मक नियम यानी कि कंस्ट्रक्टिविटी। अब देखिए ये होता क्या है, गतिक नियम यानी कि बच्चों से कुछ भी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल यानी कि बच्चों को समझना। बच्चे अब हम जो भी उनको समझा रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू, उनको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो। ठीक है, गणित परिवर्तनशीलता यानी कि अपने मेथड में चेंज करना, पढ़ाने के मेथड में चेंज करना, वो हमारा परिवर्तन करना हो गया। ये नहीं है कि हम एक ही मेथड से मैथ्स को पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है फिर भी उसी मेथड से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक नियम यानी कि कंस्ट्रक्टिविटी, कुछ नया क्रिएट करना। बच्चे सीखने के बाद अपने आप से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, दैट इज़ क्रिएटिविटी। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थ्योरी है जॉर्ज पॉलिया की थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। बस यहाँ से ये पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा टर्म जॉर्ज पॉलिया ने नहीं दिया था, या इन्हीं 4 टर्म से आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए थे। कितने, समस्या समाधान के इन्होंने 4 स्टेप बताए थे। पहला है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड। दूसरा है योजना बनाना यानी कि प्लान मेकिंग। तीसरा है योजना का संचालन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट है पुनः जांचना यानी कि लुक बैक। जैसे कि अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, पहले इसको समझा होगा कि ऐसे ऐसे सीटेट एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बारे में समझा होगा। उसके बाद आपने प्लान बनाया होगा कि अब मुझे क्या करना है, इसके लिए फॉर्म भरना है, मैं ऐसे ऐसे इसके लिए तैयारी करूँगा। ठीक, फिर आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि फिर आप उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करोगे। फिर आप तैयारी करने के बाद अपने आप को देखोगे कि मैंने आप लगाओगे मॉक टेस्ट, लगाओगे प्रीवियस ईयर, लगाओगे कि मैंने कितना जो है सीख लिया, क्या मैं पेपर में अच्छा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने 4 स्टेप बताए थे। अंडरस्टैंड, पहले समझेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर योजना का संचालन करेंगे, योजना के ऊपर काम करेंगे, और फिर लुक बैक करेंगे और उसको पुनः देखेंगे। ठीक, कि हमने जो योजना बनाई थी वो कंप्लीट हो पाई है या नहीं हो पाई है, उसको फिर से क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक विधि है जिसका नाम है कलन विधि, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो ये एक नेगेटिव मेथड है मैथ्स पढ़ाने का। ठीक है, याद रखना है कैसा मेथड है,
नेगेटिव मेथड है, गलत तरीका है, बच्चों के लिए कभी भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कलन विधि क्या होती है, इसमें किसी भी समस्या को एक ही तरीके से सॉल्व करने को कहा जाता है। कुछ इसके स्टेप्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि आप कोई भी रेसिपी बनाते हो ना, तो आपको कुछ स्टेप्स उसके दे दिए जाते हैं कि पहले आपको ये करना है, फिर इसके बाद जैसे आपको चाय के स्टेप्स बता दिए जाते हैं ना, पहले आपको पानी रखना है, फिर उसमें पत्ती डालनी है, फिर उसमें दूध डालना है, फिर चीनी डालनी है। तो ये एक ही स्टेप से आपको पता है चाय बनाना, ठीक है, तो वो एल्गोरिथम हो गया। लेकिन आपको उसके कई तरीके अगर बता दिए जाएँ तो वो मेथड काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कलन विधि आपको जो है कैसी है, नेगेटिव विधि है, ये कभी भी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, यानी बच्चों को कभी भी एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हम कुछ और पॉइंट्स ये थे एनसीएफ ने, उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गणित शिक्षण का नैरो एम क्या है, यानी कि संकुचित उद्देश्य क्या है गणित शिक्षण का। तो इसका क्या उद्देश्य है वो पढ़ लेते हैं। संख्याओं से संबंधित कौशलों को विकसित करना, यानी संख्याओं से संबंधित कौशलों को विकसित करना, और हायर यानी कि उच्च समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। ये क्या है, एनसीएफ 2005 का नैरोअर एम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी क्लास में, यानी कि प्राथमिक कक्षा में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड उपागम यूज़ में लाना चाहिए। एकीकृत उपागम जैसे जैसे आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स पर ही फोकस करें, कुछ और सब्जेक्ट्स भी आप उसमें कुछ और चीज़ों में आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड सब्जेक्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक दूसरे से रिलेटेड करके जब आप पढ़ाओगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत उपागम का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, सिमेट्रिक गणित पाठ्यक्रम का क्या है, एक भाग है। तो आपको याद रखना है क्या क्या, चौपड़, अनुमान लगाना, सिमेट्रिक, ये प्राइमरी स्कूल में गणित पाठ्यक्रम का क्या है, एक भाग है। नेक्स्ट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी कि दिक् संबंधी यानी कि स्थान संबंधी समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमता को विकसित करना है। मैथमेटाइजेशन यानी कि उसको मैथमेटाइजेशन में निपुण बनाना, कि वो बेसिक कैलकुलेशन कर पाए। कहीं जा रहा है, मान लीजिए वो सब्जियां खरीदने जा रहा है, तो एटलीस्ट उसको मैथमेटाइजेशन यानी कि कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मुझे सब्जी वाले को कितने रुपए देने। क्या पता अगर आप उसको नहीं आता है तो सब्जी वाला उसके साथ चीटिंग कर ले, है ना। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, तो कुछ 2 टर्म और हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा तुलनात्मक जमा, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन एडिशन। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन एडिशन। जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु ज़्यादा है, x आप अपनी फ्रेंड को रख सकते हो, मान लो एक तो मैं हो गई y, मेरी फ्रेंड है मोहिनी x। मान लीजिए मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, और मोहिनी के पास 2 पेंसिल हैं, ठीक है। तो यानी x के पास मेरे कंपैरिजन में कोई वस्तु ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं तुलनात्मक जमा, ठीक। नेक्स्ट, जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु कम हो रही है, उसको हम कम हो रही है, यही कंपैरिजन सबट्रैक्शन घटा होता है। इसको हम कहते हैं तुलनात्मक घटा। क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटा। तो समझ में आया, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा। x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु ज़्यादा है, जमा, ज़्यादा मतलब ऐड करना, जुड़ना, तो ज़्यादा होगी जमा। कोई वस्तु कम है x के पास y के कंपैरिजन में, वो होगी तुलनात्मक घटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x के पास y से कितना ज़्यादा है। देखिए मेरे पास एक पेंसिल थी, उसके पास 2, यानी एक ही तो ज़्यादा है। तो यह क्या कहलाता है, विकलित जमा। क्या कहते हैं इसको, टेक अवे एडिशन, विकलित जमा। और x के पास y से कितना कम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं विकलित घटा, यानी कि टेक अवे सबट्रैक्शन। आई होप कि ये 4 टर्म आपके समझ में आए होंगे। याद रखना ये क्वेश्चन हर एक पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स पेडागोजी में, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने ये सारी पेडागोजी पढ़ ली ना तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम जब PYQs करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। और जब मैथ्स के टर्म से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं से पूछे जाएंगे, इनसे हटकर एक भी टर्म नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रेयर केस में हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, ठीक है। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, समस्या के प्रकार की पहचान करो, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है, तुलनात्मक जमा है, घटा है, विकलित जमा है, विकलित घटा है। तो देखिए मेरे पास हो गई 6 पेंसिल और मनीष के पास हो गई 2 पेंसिल। तो देखिए उसके पास क्या है, मेरे से पेंसिल ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। तो ये क्या हो गया, तुलनात्मक जमा,
ठीक, जब कोई वस्तु x के पास y से ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक जमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टर्म है, ये एंड है बस इसका। ठीक है, और फिर आपकी पेडागोजी फिनिश, फिर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पेडागोजी से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ टर्म्स, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं, उनको और देख लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन सिखाने के तरीके देखो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बस ये आप देख लेना। तो ये आप कैसे कर पाओगे, तो प्रीवियस ईयर जब मैं आपको कराऊंगी तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि आते हैं। ठीक, एक गेम होता है, आप सभी ने खेला होगा, सांप और सीढ़ी का खेल। तो ये इसके माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, तो उसमें नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा 1 to 100 नंबर्स होते हैं उसमें, और बीच बीच में जो है सांप बने होते हैं ना, और सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो जो है उसके माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों को नंबर की नॉलेज होती है, यानी संख्याओं के बारे में ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, यानी स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट होता है। और जो रोमन नंबर्स होते हैं, आपने दो तरह के नंबर्स पढ़े होंगे, एक रोमन नंबर्स और एक हिंदी वाले नंबर्स। ठीक है, तो रोमन नंबर्स जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप के पढ़े होंगे आपने ना। इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, 0 भी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है हिंदू अरेबिक में और रोमन नंबर्स में। ठीक है, और बाकी सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैथ्स में शास्त्रिक पद्धति जिसको हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल का यूज़ कोण मापने में किया जाता है, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शास्त्रिक पद्धति का, सेक्सागेसिमल का। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे टर्म आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए अगर आप इतनी पेडागोजी पढ़ लेते हो, कुछ नहीं है, 10 पेज हैं मात्र, ओनली 10 पेजेस आपको पढ़ने हैं और आपकी पूरी मैथ्स पेडागोजी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर में देखे गए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे आपको समझ में आया कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको बताया है, क्या उसमें से क्वेश्चन आ भी रहे हैं या मैंने आपको यूं ही बताया है ना। तो देखिए अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए पेडागोजी का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें वो कथन बताना है जो कि गणित की प्रकृति यानी उसके मैथ्स के नेचर के बारे में सही नहीं है। तो देखिए अभी मैंने आपको मैथ्स का नेचर के 4 से 5 पॉइंट वहाँ पर बताए थे, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, गणित अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है। ये मैंने आपको बताया था कि जो गणित होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, अगर नहीं बताया है तो यहीं पर देख लीजिए, इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। जैसे अमूर्त का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम, जो वास्तविक नहीं है, जो रियल में नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम अपने उसमें मन में क्या करते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में थॉट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको आप मन में ऐड कर लेते हो, 4 और 6 10 को, तो क्या है, अमूर्त चिंतन है मैथ्स में। मैथ्स की जो प्रकृति है वो कैसी है, अमूर्त है, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, ऐसा तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, थर्ड पढ़ लेते हैं, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्क संगत होती हैं। मैंने आपको बताया था गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो वो तार्किक होती है। ठीक है, तो ये भी सही है और हमें बताना है जो सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है, गणित में अवधारणाएं निगमन विवेचना या तर्कना पर आधारित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गणित है वो किस सूत्र पर डिपेंड करती है, निगमनात्मक सूत्र पर, यानी कि वो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। इसमें पहले हमें फॉर्मूला पता होगा तभी हम उस क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। मैंने आपको बताया था गणित किस में चलता है, एक क्रम में चलता है, किस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। तो मैंने आपको बताया था, एक थ्योरी बताई थी, ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत। ठीक है, वैन हिले का ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैन हिले। और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वैन हिले ने दिया था ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि एक बच्चा जो है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को किस तरीके से सीखता है। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी और 4 लेवल बताए थे। ठीक, उन लेवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैथ्स को लेकर को।
इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। वैसे तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको मैथ्स पेडागोजी में बताए हैं, ओनली 9 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। सारे हर एक पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मैंने आपको जो है NCF 2005 के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बताए थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। देखो पहला पढ़ लेते हैं। गणित मात्र अंक गणित है, मैथ्स इज ओनली अर्थमेटिक। तो ऐसा तो नहीं है, मैथ्स में तो बहुत सारे अंक गणित, रेखा गणित, बीजगणित, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें ये पूछना है कौन सा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एम है, ठीक है। दूसरा है, प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम मेथड यानी कि कलन विधि जो है नेगेटिव होती है, कि इस विधि से आपको बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेथड से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। यही हमें लग रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि जो NCF है वो ये बोलती है कि बच्चों को जो है जो शिक्षा दी जा रही है वो उनकी डेली जो रूटीन है, डेली लाइफ है, उससे रिलेट करके जो है उनको पढ़ाया जाना चाहिए मैथ्स को, ठीक है। अगर दैनिक जीवन के उदाहरण उनको दिए जाएंगे तो वो मैथ्स को बहुत ही अच्छे से और जो है इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट भी पढ़ लेते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रही हूँ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से जो है आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो। देखिए यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तर पर केवल, जब आपको ये केवल शब्द देखने को मिल जाए ना कि केवल गेम्स पर बल दिया जाना चाहिए, केवल इस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, केवल पुस्तक से पढ़ाया जाना चाहिए, तो जब ओनली वर्ड का यूज़ किया जाए, जब केवल वर्ड का यूज़ किया जाए, तो वो ऑप्शन तो आपका कभी सही हो ही नहीं सकता है, वो नेगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अभी यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसको हम गणित में जब टीचिंग लर्निंग करते हैं तो हम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो पहली तो देखिए आगमनात्मक और निगमनात्मक है, जो तो मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम की ओर, निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण की ओर। समस्या समाधान विधि ये भी हमारी यूज़ होती है। तीसरी हमारी विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण में हम चीज़ों को पहले तोड़ते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। संश्लेषण में जोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये तो मैथ्स में तीनों ही विधियों का यूज़ किया जाता है। लेकिन लास्ट है हमारी ड्रिल और अभ्यास। ये हमें बच्चों को कभी नहीं कराना है, क्योंकि इससे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, और रोट लर्निंग को जो है NCF 2005 के अनुसार बिल्कुल गलत बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट अप्रोच नहीं है। ड्रिल और अभ्यास कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव होता है, इसको आप हमेशा गलत में आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए सही नहीं है, यानी मैथ्स का जो करिकुलम है उसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। देखिए अगर आपको स्थायी वर्ड आपको मिल जाए यानी कि स्टेबल करना किसी चीज़ को, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए चीज़ें, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी, इट मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो स्थिरता हमें कभी नहीं लानी है, ठीक है। क्या लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। अगर हम किसी एक ही मेथड पर अटक के रह जाएंगे कि इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो वो स्थायी हो गई, ठीक है। अगर आप उसमें चेंज कर करके नहीं इस मेथड से भी हो सकता है, इस मेथड से भी हो सकता है, तो वो क्या है, परिवर्तनशीलता, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, कुछ चेंजेस भी होने चाहिए। उसको क्या स्थायी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, उसकी प्रकृति को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसे सुसंगत होना चाहिए, कोहेरेंट जिसको हम बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। और नेक्स्ट है हमारा, इसे लचीला नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि इसको लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला, यानी कि एक हम उसको जो हमारे, मान लीजिए हमारे माइंड में कोई आइडिया है, ठीक है, तो हम जो है अपने अंदर एक और आइडिया को जो है उसके लिए एक और आइडिया प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।
ये नहीं है कि हम एक ही आइडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमें अलग अलग आइडियाज़ को उसमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसे सुसंगत होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए और सी नेगेटिव हैं, तो हमसे सही पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है मैथ्स की पेडागोजी में, तो आप ऑप्शंस को देखिए। अगर आपको ऑप्शंस में से कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको टिक करिए, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, गणित कक्षा में गतिविधियाँ जो भी एक्टिविटी करवाई जाती हैं उन पर केंद्रित शिक्षण के लिए, उन पर केंद्रित टीचिंग के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है, नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थी को सक्षम बनाने में हेल्प करना, बिल्कुल सही है ये तो। नई सिचुएशन अगर कोई आई है तो बच्चे को उसमें हेल्प करना। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये भी अच्छा है, बच्चे को मोटिवेट करना, उसको एक्टिव जो है पार्टिसिपेट करने के लिए लर्निंग में, ठीक है, ये भी सही है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपको रोट लर्निंग का पॉइंट कहीं भी दिख जाए कि बच्चों को रटाने की बात हो रही है तो वो आपका नेगेटिव होता है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना, तो यस, बच्चे की क्रिएटिविटी को तो हमें मोटिवेट करना ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है जैसा कि जॉल्टन डीन्स द्वारा दिया गया था। तो देखिए जॉल्टन डीन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 4 कुछ सिद्धांत दिए थे, ठीक है। बस आपको उनका क्रम बताना है कि वो कौन कौन से सिद्धांत किस क्रम में आपको लगाना है। तो मैंने आपको 4 सिद्धांत बताए थे और उनकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जॉल्टन डीन्स ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं वो कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख जाते हैं, ठीक है, इन्होंने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बच्चे हैं वो खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। अब 4 सिद्धांत कौन कौन से थे, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, DPMC। मैंने कहा था इससे आप इसको याद रखना। तो डी से होता है डायनामिक, यानी कि गतिक नियम, ठीक है, सॉरी गतिक सिद्धांत या नियम। तो देखिए पहला हमें इसमें दिख रहा है गतिक सिद्धांत। दूसरा मैंने आपको बताया था P यानी कि परसेप्चुअल, यानी कि बोधात्मक परिवर्तन, परसेप्चुअल चेंज। तो इसमें दूसरा है हमारा बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तीसरा मैंने आपको बताया था M से मैथमेटिकल, यानी कि गणितीय परिवर्तिता। लास्ट मैंने C से आपको बताया था कंस्ट्रक्टिविटी, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना, रचनात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन जो है जॉल्टन डीन्स का सिद्धांत से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार निम्न में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण में के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। यानी कि मैंने आपको जब NCF 2005 पढ़ाया था तो कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैंने वहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताया था कि जो है बच्चे जो हैं उनकी बच्चे की जो है मैथमेटाइजेशन की क्षमताओं का विकास करना, वही ये पूछ रहा है कि मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको वहाँ बताया था, तो शायद आपको याद होगा, नहीं है तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण नहीं, बहुत सारे गणित जानना ऐसा नहीं है, ठीक है। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। संख्याओं और उन पर, क्योंकि वो देखो अगर वो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लेगा, आज उसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ दिन बाद वो फिर से भूल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की प्रक्रिया का गणितीकरण है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। लास्ट देखिए ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, देखिए जो ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगे ना वही आपका राइट होता है, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको थर्ड ऑप्शन भी सही लग रहा होगा कि संख्याओं और उन संक्रियाओं पर का और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान, ठीक है, ये भी आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा होगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो लग रहा है ऑप्शन, और जो मैंने आपको बताया था, वो है गणित को बच्चे के जीवानुभवों का दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि बच्चा जो है, अगर मान लीजिए दुकान पर टॉफ़ी लेने जा रहा है, उसने 5 रुपये की टॉफ़ी 10 रुपये लेके गया, 5 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, तो उसको पता होना चाहिए कि जो दुकानदार है उसको कितने रुपये वापस करेगा, 5 रुपये वापस करेगा। तो इन सब चीज़ों को
ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आनी चाहिए, इन सभी चीज़ों में वो निपुण होना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 ने कहा था कि उसकी जो है दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना चाहिए मैथ्स को। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर 2 में पूछा गया था मैथ्स के। मिडिल स्कूल की एक गणित अध्यापिका कक्षा में विभिन्न प्रकार के कोणों का एक समुच्चय लाती है। ठीक है, बहुत सारे कोणों का क्या लाती है, समुच्चय लेके आती है, बहुत सारे कोण लेकर आती है वो। वह छात्रों को कोणों को उनकी माप के हिसाब से वर्गीकृत करने को कहती है। ठीक है, यानी कि वो उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए कहती है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमको इसमें से चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गणित एक अमूर्त विषय है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। इसलिए कक्षा में सामग्री का कोई स्थान नहीं, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है गणित एक अमूर्त विषय है इसीलिए कक्षा में कोई सामग्री का स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में हस्तकौशल सामग्री यानी कि मैनिपुलेटिव का प्रयोग भ्रांतियों को जन्म देता है, मिसकंसेप्शन को जन्म देता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बच्चे हाथ से एक्टिविटी करेंगे तो वो तो और भी अच्छा है ना। ठीक है, उससे कोई मिसकंसेप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापिका अधिक समय गतिविधियों में व्यर्थ कर रही है तथा उनको पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, अगर वो अधिक समय स्पेंड कर रही है एक्टिविटीज़ में तो ये तो अच्छा है ना, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे प्लस उसको बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे जो भी वो देखिए पढ़ रहे हैं। देखिए, सिलेबस पूरा कराना एक अलग बात होती है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है उस सिलेबस में से, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। और वही हमारी टीचिंग का, हमारी वही पढ़ाने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो एक्टिविटी अगर वो कराएगी तो इससे क्या होगा, वो व्यर्थ थोड़ी ना कर रही है एक्टिविटीज़ में, उससे तो बच्चे अच्छे से सीख रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम पूरा कराने पर ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बचा, वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है हस्तकौशल सामग्री का उपयोग संकल्पना को सुदृढ़ करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही, अगर बच्चा अपने हाथों से किसी चीज़ को करेगा, अगर देखिए कोण को वो अपने हाथों से मेजर करेगा कि ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो वो उसको देखेगा, उसकी सारी जो इंद्रियां होती है, जो सेंसेस होते हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। हाथों से वो अपनी हैंड बेस्ड एक्टिविटी से करेगा, एक तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा उसको, ऊपर से वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा भी, प्लस जो लर्निंग होगी, वो जो सीखेगा उसको वो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो भी कंसेप्ट जो है टीचर समझाना चाहती है उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, देखिए बस आपको एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी लगानी होती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके मैथ्स के पेपर 2 में पूछा गया है। बच्चे विद्यालय में विभिन्न अनुभवों के साथ आते हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। वो जब अपने स्कूल में, जब अपने कॉलेज में आते हैं तो उनके क्या होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने घर से, अपने पास पड़ोस से, अपने फ्रेंड्स से लेकर के आते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उनके एक्सपीरियंस के साथ, तो वो इसमें आपको बताना है। तो पहला है हमारा, बच्चों के गणित के अनुभववादी औपचारिक ज्ञान और विद्यालय के गणित को जोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल सही है, देखिए जो भी वो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं उसको आप उसको यूज़ कीजिए। देखिए जब आप कुछ भी मान लीजिए फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से संख्याओं के बारे में पूछिए। ठीक है, तो वो पहले से उनको एक्सपीरियंस होगा, पहले से कुछ जानते होंगे नंबर्स के बारे में वो। ठीक है, और फिर आप जो भी फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए, तो उससे फिर जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे आप मैथ्स को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इससे बच्चे क्या है, एक तो हताश नहीं होंगे, एक तो वो खुश हो जाएंगे कि मैंने भी कुछ बताया है ना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। ठीक है, और वो इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से मैथ्स को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देख लें, इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे के अनुभव गणित से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के अनुभव गणित से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में चिंतित तो होना ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इनकी उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि विद्यालय के बाहर का गणित विद्यालय में करवाए गए गणित से बहुत अलग होता है। बिल्कुल गलत। देखिए बच्चे 1 2 3 और आजकल तो बच्चे जो टेबल्स वगैरह होती हैं वो सभी याद करके ले जाते हैं, तो ये सभी उनके मैथ से ही तो रिलेटेड है ना। प्लस माइनस भी बच्चे आजकल घर पर ही सीख जाते हैं, जब तक वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब तक, है ना। तो इग्नोर तो आपको बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इसमें लिखा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बच्चों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको
ये समझ लेना है कि बच्चा ही एक भगवान है, बच्चे को एक भगवान मानना है, उसको सज़ा तो बिल्कुल देनी ही नहीं है, ना तो पनिश करना है, ना ही उसको इग्नोर करना है, ठीक है? उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका, बच्चों का ध्यान केवल पाठ्य पुस्तकों पर एकाग्रित करना चाहिए। देखिए आपको केवल वर्ड मिल गया इसमें, ओनली टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको ओनली वर्ड, केवल वर्ड देखने को मिल जाए तो वो आपको कट कर देना है, ठीक है? ओनली पाठ्य पुस्तक नहीं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे सोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों को मैथ्स सिखाने के लिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट। उनको जो है विद्यालय के गणित से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, यही हमको सबसे पॉजिटिव यहाँ पर लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया है। गणित में मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन का जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो पहला पढ़ लेते हैं। पहला क्या दिया है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए औपचारिक कलन विधि का स्मरण करना। देखिए कलन विधि मैंने आपको कई बार बताया, ये नेगेटिव मेथड है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत है बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए ऑप्शन ए हमारा 3rd में भी दिया है, 4th में भी दिया है, तो ना तो आपको 3rd सही हो सकता है, ना आपका 4th सही हो सकता है। देखिए ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका होता है, इस तरीके से आप अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं बिना कुछ जाने भी, ठीक है? अगर आप 1-2 पॉइंट्स को भी जानते हो ना, तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अब फर्स्ट और सेकंड बचे, तो देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, बी, सी और डी। तो बी, सी, डी को पढ़ लेते हैं। बी क्या है, कौशल जैसे कि गणितीय संचालन, विवेचन और समस्या समाधान को विकसित करना, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, गणितीय संचरण, विवेचन, ये सभी क्या करने चाहिए, हमें बच्चों के अंदर विकसित करना चाहिए ये सारी स्किल्स, ठीक है? सी क्या है, सी है हमारा केवल पेपर और पेंसिल कार्य से अभिकलन कौशल विकसित करना। देखिए स्टार्ट में कौन सा वर्ड आ गया है, केवल, ओनली पेपर पेंसिल से उनके जो है अभिकलन कौशल विकसित करना। तो ओनली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैथ्स के तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से ओनली एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर 1। बी और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की गणित की समस्या का अन्वेषण करना, ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न यानी फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देने के लिए, परिचय देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि वो भिन्न का टॉपिक जो है पढ़ाना चाहता है बच्चों को, तो उसका जो है सबसे अच्छा जो है कौन सा उसको यूज़ करना चाहिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको जब लास्ट में नोट्स पढ़ाए थे पेडागोजी के अभी, तो उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपसे प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, और आपका जो है मल्टीप्लाई करना या फ्रैक्शन, इन सभी को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन से पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पानी से भरे, पूर्ण रूप से भरे यानी पानी से भरा हुआ एक पूरा गिलास है, उसको 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना बचेगा, ठीक है? 1/2 का क्या अर्थ है, ठीक है? आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटोगे, ठीक है? यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो समझ में आएगा, वो समझ में आएगा ऑप्शन नंबर 3 से। आप एक सेब ले लीजिए, ठीक है, और एक सेब को आप 4 दोस्तों में जब बांटने की बात करोगे ना, तो बच्चे पहले से ही एक्साइटेड, जब आप एक सेब लेकर जाओगे ना, तभी बच्चे पहले से एक्साइटेड होंगे कि आज तो सर जो है, आज तो मैम जो है एक एप्पल लेके आई हैं, तो कुछ नया होने वाला है, ठीक है? और देखिए जब आप सेब को कट करोगे, ये एक्टिविटी हो जाएगी आपकी एक तरीके से, और एक्टिविटी से कराना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है? तो आप जब उसको 4 लोगों में डिवाइड कर दोगे, तो आप बताओगे कि कैसे हम कि जब 4 लोगों में इसको डिवाइड करेंगे, तो कैसे 1/4 भाग जो है लो आपके दोस्तों को मिलेगा, ठीक है? एक सेब है, 4 लोगों में बाँटेंगे, तो एक सेब को जब हम 4 लोगों में डिवाइड करते हैं, तो जो हिस्सा एक बच्चे को मिलता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, 1/4। इस तरीके से बच्चे इसको जो है समझ पाएँगे। अब देखिए पानी से भरा हुआ गिलास में बच्चे पी लेंगे, तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएँगे पानी पी लेने पर, ठीक है? 1/2 ये तो आपने डायरेक्ट ही पूछ लिया फ्रैक्शन उनसे, तो इसमें तो कुछ समझाने जैसा रहा ही नहीं। एक व्यक्ति एक कार को 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना कार, तो पूरा क्वेश्चन सा हो गया ना। ये तो आप ऐसा लग रहा है कि बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उनको समझा थोड़ी ना रहे हो। लेकिन जब आप उनको एक सेब को 4 पीसेस में काटोगे, बच्चों में बांटोगे, फिर उनको एक्सप्लेन करोगे, तो बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? तो ये रही आपकी पूरी मैथ्स पेडागोजी की मैराथन। मैंने आपको कुछ PYQs करवाए, ठीक है, और पूरी आपको जो है जितने भी आपसे
पूछी जाती है मैथ्स पेडागोजी में। कंटेंट वो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। हो सकता है 2-4 टॉपिक्स रह गए हों, ठीक है, वो रेयर केस में 1-2 टॉपिक रह सकता है। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया फ्रैक्शन वाला, ठीक है। आपको सोचना है, जब आप देखिए कैसे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, जब आप प्रीवियस से करोगे ना अपने आप आपकी थिंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैंने फिर आपके कुछ क्वेश्चंस करवाए। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेडागोजी मैथ्स के जो आपको करवाने हैं, बट ये वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मैराथन वीडियो है वैसे भी, 1 घंटे का ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका है। तो अब हम इसके बाद जो मैथ्स के पेडागोजी के भी अभी एंड नहीं हुआ है। मैथ्स पेडागोजी की अब जो कुछ वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैथ्स पेडागोजी के PYQs करवाऊँगी। अब बस फ्रेंड्स आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आप जो है सिर्फ 1 घंटे की वीडियो में, सिर्फ एक ही वीडियो में कुछ PYQs कर पाएँ और जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।